गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। ये जीवन एक संघर्ष है और ये सत्य जानने योग्य है कि जब तक एक जीव इस जीवन को जीता है तब तक वह 3 प्रकार के संघर्षों के साथ जन्म लेता है और 3 प्रकार के संघर्षों के साथ ही इस सृष्टि में पलता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि जीव इन 3 प्रकार के संघर्षों के साथ ही अपना ये संपूर्ण जीवन यापन करता है। पहला प्रकृति से संघर्ष, दूसरा असमानता से संघर्ष और तीसरा समानता से संघर्ष। प्रकृति से संघर्ष जीव करता है। प्रकृति यानी शीत, ऊष्मा, सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम के अलग अलग तरह के प्रभाव, फिर अलग अलग ज्योग्राफीज़ में जहाँ व्यक्ति रह रहा है, जैसे कोई मरुस्थल में रह रहा है तो कोई पहाड़ों में रह रहा है तो कोई कोस्टल इलाकों में रह रहा है, तो हर प्रकार के जो भी ज्योग्राफी है, हर प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनके साथ व्यक्ति संघर्ष करता है। और उस संघर्ष करने में वो कई बार स्वयं के साथ तो खैर अन्याय करता ही है, स्वयं तो अपने आप के साथ अनुकूल रह ही नहीं पाता, टेंस्ड रहता है, पूरे समय स्ट्रेस में रहता है। वो इस प्रकृति का भी दोहन करता है और इस प्रकृति को प्रदूषित करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकृति के साथ समान भाव से, समभाव से, इस प्रकृति के साथ आभार भाव के साथ जीना शुरू कर दे तो ये प्रकृति उसके लिए कई कई अर्थों में सहयोगी हो जाएगी। लेकिन हमें जहाँ पर भी अनुकूल माहौल नहीं मिलता, अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, वहाँ जीव या व्यक्ति कहें हम, तो वो व्यक्ति प्रतिपल क्या करता है, उसके साथ संघर्ष करता है, जो है उसके प्रति सहज नहीं होता। और जब वो सहज नहीं होता है तब वो संकुचित होता है। जैसे हम देखें कि अगर हमें सर्दी लग रही है तो हम अनावश्यक रूप से अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के साथ साथ हम संकुचित होते जाते हैं। अब जितना हम संकुचित होंगे, एक तो शीत की मार पड़ रही है हमारी हड्डियों पर, हमारे शरीर पर, दूसरा हमारे संकुचित होने से, हमारे बलात् संकुचित होने से हमारी हड्डियाँ और ज़्यादा कस जाती है और अंततः दर्द होना शुरू होता है। वैसे ही यदि हम इस सर्दी में इस शीत के भाव को बहुत आराम से स्वीकार करना शुरू करें तो ऐसी बात नहीं है कि हमें ठंड नहीं लगेगी, हो सकता है लगेगी, लेकिन व्यक्ति अगर एक कंबल ओढ़ कर भी उसमें संकुचित ना हो, आराम से अपने शरीर को सहज रूप से ढाल कर जीना शुरू करे तो प्रकृति उसकी सहयोगी होगी। किस प्रकार सहयोगी होगी? इम्यूनिटी डेवलप होगी। हम देखें कि कुछ माएँ, कुछ माताएँ या कुछ लोग अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। अरे बारिश आ गई तो उसका इंतज़ाम पहले से करके रखेंगे, गर्मी आ गई तो एसी ऑन करेंगे, सर्दी आ गई तब भी हीटर ऑन करेंगे। अब ऐसे व्यक्ति को कभी बाहर प्रकृति में सामान्य रूप से ऐसा कोई वेदर चेंज हो जाता है तो वो तुरंत से बीमार पड़ जाते हैं। अभी हमने देखा होगा कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जब हम सब ने कोविड का सामना किया, उस दौरान जिन जिन की इम्यूनिटी लेवल लो रहा वो आज भी उस भय से इतने भयभीत हो गए हैं
कि ना तो स्वयं घर से बाहर निकलते हैं और ना औरों को निकलने देते हैं। प्रिकॉशन अच्छी बात है, प्रिकॉशन ज़रूर रखें। आप मास्क लगाएं या आप बाहर का कुछ भोजन ना ग्रहण करें, पानी ना ग्रहण करें, लेकिन हम इतने ज़्यादा शंकालु हो जाएं कि हम प्राकृतिक प्रवाह को ही एक्सेप्ट करने से मना कर दें, स्वीकार करने से मना कर दें, घर से बाहर जाने से स्वयं को रोक ले, तो होगा क्या? हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से रोगों का अटैक हो जाएगा, रोगों का आक्रमण हो जाएगा। और व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं पड़ रहा है कि आसपास का मौसम खराब है, व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं पड़ रहा है कि बाहर इन्फेक्शन बहुत है, प्रदूषण बहुत है। व्यक्ति इसलिए बीमार पड़ रहा है क्योंकि वो इन प्राकृतिक जो मौसम है, प्राकृतिक जो माहौल है, उसके साथ संघर्ष कर रहा है, उसके साथ आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और उस एडजस्ट नहीं कर पाने का कारण यही है कि उसे प्रतिपल अपने अनुकूल माहौल चाहिए। हम देखें कि कई बार लोग कहते हैं हमें तो एक छोटे से छोटी चीज़ के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, मैंने ये सब कुछ चीज़ें संघर्ष करके पाई है। वहीं आपको कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे मुझ पर तो प्रभु की कृपा रही, सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया। अब जिस व्यक्ति को मुश्किल से मिला है वो उस व्यक्ति को देखकर क्या होगा? उससे वो जीवन शैली नहीं सीखेगा, बल्कि वो ईर्ष्या से भर जाएगा। देखो, ये तो बड़ा सौभाग्यशाली है, ये तो बड़ा किस्मत वाला है जो इसको इतनी सारी सुविधाएं मिल गई, सब कुछ सहज भाव से मिल गया। वो ये नहीं जानने का प्रयास करेगा कि इस संघर्ष से बचने के लिए उस व्यक्ति ने स्वयं की मानसिकता में, स्वयं की जीवन शैली में, अपने भावों में क्या मूलभूत परिवर्तन किया। हमने कई बार देखा है कि जब हम प्रकृति के साथ होते हैं, प्रकृति इतने सहयोगी रूप में हमारे समक्ष आती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और पूज्य विराट गुरुदेव ने ये जो 6 काय के प्रति आभार भावना का जो मंत्र दिया, आभार मंत्र दिया सबको, उसने कईयों का जीवन बदल दिया। कई लोगों के वास्तु अनुकूल हो गए, कई लोगों के जीवन में इतनी चीज़ों का समावेश हो गया, इतनी सुख संपदा का समावेश हो गया कि वे इस षटकाय आभार प्रार्थना के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मस्त होकर जीवन जी रहे हैं। लेकिन जहाँ जो व्यक्ति संकुचित होने की कोशिश करेगा, प्रकृति के प्रति आभारमय होना तो दूर, प्रकृति को कोसता रहेगा, ये मौसम कितना खराब है, जब देखो तब सीलन आ जाती है, कोई भी चीज़ आप रख नहीं सकते, कहीं जाओगे तो आप बोलोगे कितनी धूल मिट्टी है, हमारी तो पूरी स्किन ही खराब हो जाती है, सारा घर में रखा सामान खराब हो जाता है। जहाँ सर्दी होगी वहाँ पर भी लोगों की शिकायतें रहेगी। तो जो शिकायती भाव से रह रहा है वो प्रतिपल संघर्ष के भाव में रहेगा। कभी भी कोई भी मौसम एक समान नहीं रहता, प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जो इस बदलाव को सहज भाव से, आभारमय भाव से स्वीकार करता है, उसके लिए ये प्रकृति मानो सोना बरसाती है। बड़ी छोटी सी घटना है, एक किसान जिसके पहले 1-2 खेती रहे होंगे छोटे छोटे, तो वो उस किसान की एक आदत बड़ी अच्छी रही। वो क्या करता था कि जब भी उसका धान होता था, उस धान को कभी भी वो कोठार में नहीं रखता था, वो बाहर खुले में रखता था। तो कभी चिड़िया आती, चिड़िया चुग जाती, कभी कोई जानवर भी आते तो थोड़ा बहुत वो भी चर जाते, कभी कभार कुछ बंदर वगैरह भी खा लेते। तो उसके आस पड़ोसी उसे समझाते कि तुम्हारे खेत में इतनी फसल होती है और तुम ऐसे क्यों रहते हो? क्योंकि आसपास के लोगों ने देखा था कि पिछले कुछ सालों में उसके खेत जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता गया था, वो धान की जो उपज थी उसकी क्वालिटी भी बढ़ती चली गई थी। तो लोग बड़े हैरान थे कि हमारे पास तो जैसे जैसे धन बढ़ता है हम तो सब उसे इकट्ठा करके रखते, ये तो और फैला के लगता है। तो आखिर कुछ लोगों ने जाकर उसकी बीवी को समझाया कि
तुम इस धान को ढक के क्यों नहीं रखती, तुम इसके इर्द गिर्द बाड़ क्यों नहीं बनाती, तुम इसके ऊपर कुछ करती क्यों नहीं। देखो ना कितनी चिड़ियाँ आकर जब देखो तब तुम्हारे इस धान को चुगती रहती है, कितना कम हो जाता है। अगर तुम ये रखोगी तो ध्यान रहेगा ना, कम नहीं पड़ेगा। और तुम्हें तो इतने अच्छे दाम मिलते हैं क्योंकि तुम्हारे अनाज की जो क्वालिटी है, धान की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है। उस महिला ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरे पति को शुरू में मैं भी ऐसा कहती थी, फिर एक दिन उन्होंने मुझे समझाया और तब से मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया कि उस परमात्मा ने और इस धरती माँ ने, इस प्रकृति ने, यानी कि सूर्य देवता ने, पानी ने, हवा ने हमें कुछ मुट्ठी बीज के बदले लाखों अनाज के दाने दिए, इतने मनो अनाज के दाने दिए। और ये चिड़िया कितना तो चुग ले जाएगी, 2 मुट्ठी, 10 मुट्ठी, 50 मुट्ठी, और उसमें मेरे क्या कम पड़ जाएगा। जब प्रकृति ने अपने खजाने मेरे लिए खोले, उसका हृदय संकुचित नहीं हुआ, उसने मुझे देने में कोई कैलकुलेशन नहीं लगाया, तो ये तो छोटे छोटे जीव हैं। उल्टा इनके आने से मेरे घर में चहल पहल बनी रहती है, क्या संगीत गूंजता है। और ये इन्हीं का प्रभाव है कि आज हमारे पास इस धान की उपज दिन दूनी और रात चौगुनी होती जा रही है। फिर मैं क्यों घबराऊं। तो उन महिलाओं ने कहा, अच्छा चलो ये तो माना, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम बड़े आराम से अपने बीज सबको दे देते हो, ऐसा क्यों करते हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि तुम प्रकृति का आलम नहीं जानते। देखो, अगर मेरे पास वाले खेत में मेरे ही जैसी क्वालिटी के बीज नहीं होंगे, या मेरे आसपास के खेतों में हल्के क्वालिटी के धान उपजेगा या हल्की गुणवत्ता का धान उपजेगा, अनाज उपजेगा, तो वही चिड़िया, वही जो इंसेक्ट्स है, वही जो जीव जंतु है, जब वहाँ से धान खाएंगे और इधर उधर ले जाकर उसके बीज गिराएंगे, तो हो सकता है वो हल्की क्वालिटी के बीज मेरे खेतों में आ जाएं। फिर मेरे धान की क्वालिटी कैसे अच्छी रहेगी। उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है ना कि हमारे आसपास के लोगों के भी अनाज उतनी ही अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि ये जो चिड़िया है, ये जो हवा है, जो पराग कण लेकर आए, उससे हमारे धान की क्वालिटी अच्छी रहे, वो खराब ना हो। सही है, प्रकृति सबको समान अवसर देती है। एक हम इंसान ही हैं जो हम संकुचित होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही अच्छा हो, मेरा ही बेहतर हो, और यही कारण है कि हम असमानता से संघर्ष करते हैं, जबकि असमानता से संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जीवन तो एक उतार चढ़ाव है, ये तो जीवन एक बहाव का खेल है। सभी अलग अलग सोच के लोग हैं, सभी अलग अलग पुरुषार्थ के लोग हैं, सबकी जीवन शैली अलग अलग है, सबके मनोमस्तिष्क अलग अलग हैं। तो जब ये असमानता रहेगी ही, तो हम इस असमानता को दूर करने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। बजाय इसके हम उसे समभाव से, प्रेम भाव से स्वीकार कर लें, और साथ ही अपने भीतर के प्रेम को, अपने भीतर के में उपजे हुए उस वैर विरोध को समानता के साथ, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव के साथ स्वीकार करें। जैसे ही हम समता भाव के साथ इस असमानता को स्वीकार करते हैं, हमें पता चलेगा वो सारे तत्व ही हमारे सहयोगी हो गए। आजकल आप देखिए, यंगस्टर्स जो स्टार्टअप्स करते हैं अपने मित्रों के साथ, वो भली भांति जानते हैं कि मेरा ये जो दोस्त है ना, ये बहुत अच्छा मैनेजर है, मेरा वो जो फ्रेंड है ना, वो बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ये जो वाला मित्र है ना, ये टेक्निकल बहुत बढ़िया है, इसको बहुत मस्त रहता है, और ये जो तीसरा बंदा है ना, ये बड़ा मार्केट में इसकी बड़ी पैठ है, इसके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। अब ये 4-5 लोग मिलकर स्टार्टअप करते हैं और सभी समान रूप से एक दूसरे की क्वालिटीज़ का सम्मान करते हुए बिजनेस में आगे बढ़े चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी को ये लगता है ये मेरा आइडिया है, इसको मैं किसी के साथ नहीं करूँगा वरना मेरा वो फ्रेंड चुरा लेगा, कहीं वो उससे ज़्यादा पैसा ना बना ले,
अब ऐसे लोग अपने लिए हमेशा ही वैर विरोध इनवाइट करेंगे, और ना सिर्फ वैर विरोध इनवाइट करेंगे, बल्कि ऐसे लोग अपनी योग्यताओं की खिलावट में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी तो दूसरों को छुपाने में, दूसरों से अपने आइडियाज़ को छुपाने में, दूसरों से संघर्ष करने में बीत जाती है। और जबकि अगर हम एक दूसरे की योग्यताओं का सम्मान करें, एक दूसरे की क्वालिटीज़ का सम्मान करें, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम देखते हैं कई बार कि कुछ लोग एकेडमिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बॉसेस के साथ रहकर इतना कुछ सीख लिया कि आज उनकी डिग्रीज़ कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है उनका अपना अनुभव। उन्होंने अपनी उस एकेडमिक दृष्टि से कमज़ोरी को स्वीकार किया और अपने बॉसेस की उन क्वालिटीज़ को स्वीकार किया। उनके बॉस ने उनको एक बार नहीं, हज़ारों बार लताड़ा होगा, कई बार उनका अपमान किया होगा, कई बार उनको डांटा होगा, समय से अधिक काम करवाया होगा, लेकिन उन लोगों ने हमेशा अपने बॉस की इस डांट फटकार को इस दृष्टि से लिया कि ये जो कुछ बॉस कर रहे हैं मुझे योग्य बनाने के लिए कर रहे हैं। जी बॉस, मैं इसको करके दिखाऊंगा। और आज 5, 7, 10 साल बाद वो उस आग में तपे हुए सोने की भांति निखर चुके हैं, क्योंकि उनका बॉस उनके भीतर की उस क्वालिटीज़ को जानता था और इसीलिए उन्होंने उसकी अयोग्यताओं को टकोर टकोर कर उसके अंदर से हटाया। लेकिन अगर व्यक्ति शिकायत पे उतर आए तो बार बार यही कहेगा, हम कौन से पढ़े लिखे हैं, हमें कौन सा कहीं ट्रेनिंग मिली है, हमें कौन से अवसर मिले हैं। प्रतिपल हमारे चारों ओर अवसर हैं, सीखने के भी और आगे बढ़ने के लिए भी। लेकिन आगे बढ़ने वाले को कुछ फोर्स अपनी तरफ से भी लगाना होगा, और वो वैर विरोध से नहीं होगा, किसी के सहयोग से होगा। और वो जब सहयोग हम लेते हैं तो हम मान कर चलें कि हमें सहयोग देना भी है। हम प्रतिपल लेने की भावना करते हैं, देने की नहीं। और अगर हमें समान माहौल मिल भी जाए तब भी संघर्ष तो वहाँ पर भी है, समानता में भी संघर्ष है। हम देखें ना, जहाँ समान क्वालिटीज़ होती है, समान योग्यताएं होती है, वहाँ जेलसी का भाव होता है, वहाँ ईगो के भाव होते हैं। तो हमें उन ईगोज़ को भी तो स्वीकार करना होता है, उस जेलसी को भी तो स्वीकार करना होता है। ऐसे में भी एक ही क्वालिटी हमारे भीतर हमें डेवलप करनी होगी, और वो है समता का भाव। कोई बात नहीं, सामने वाला जेलस हो रहा है, आप उसके प्रति आभारमय रहें, आप उसको प्रेम भाव दें, आप उसको स्वीकार करें। कोई बात नहीं, आज उसको ये अवसर नहीं मिला है, आज वो अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी टैलेंट को, जो मेरे बराबर ही है लेकिन शायद उतना अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का उसको अवसर नहीं मिला है, आज मुझे अवसर मिला है। आई एम थैंकफुल। कल उसे मिलेगा तब मैं उसे मोटिवेट करूँगा। उसे समझाने ना जाएं, बल्कि उसके प्रति प्रेम भाव रखें, उसे धन्यवाद दें। अगर हम इस भाव के साथ जीवन जीते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे साथी जो लोग हैं वो हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं, वो हमारी सक्सेस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब हम एक दूसरे के प्रति ये भाव रखकर इस ग्रेटफुलनेस के साथ जिएंगे, इस भाव के साथ जिएंगे कि हर सक्सेस हम सबकी साझा सक्सेस है, फिर कहाँ पर ये संघर्ष रहेगा। संघर्ष वहीं है जहाँ हम अकेले होकर जीतना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सबके साथ जीने का ये गुर सीख लें, फिर संघर्ष कहाँ। फिर तो वो संघर्ष सहयोग में बदल जाएगा। और संघर्ष आगे बढ़ने के लिए आवश्यक भी है, लेकिन यदि हम उसे अपने जीवन की मजबूरी मान लें, उसके लिए हम हार जाएं, लड़ने लग जाएं, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रतिपल हम एक दूसरे का सहयोग लें, फिर वो चाहे प्रकृति का हो, चाहे हमारे आसपास के लोगों का हो, माहौल का हो, तो आप खुद अनुभव कर पाएंगे हम
प्रकृति से सहयोग लें, अपने आसपास के लोगों से सहयोग लें, और हम खुद ये एक मिरेकल, एक ये चमत्कार जान पाएंगे कि प्रकृति प्रतिपल हर कदम पर हमें सहयोग कर रही है। और ना सिर्फ प्रकृति, न जाने इस दुनिया में कहाँ से वो व्यक्ति अचानक चल के आ जाता है, वो निमित्त अचानक चल के आ जाते हैं, वो लोग अचानक चल के आ जाते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। हमारी इस सफलता की यात्रा में अनपेक्षित रूप से सहयोगी बन जाते हैं। उन सब सहयोगियों का जो मिल रहा है उसका भी, जो मिलने वाला है उसका भी, और जो मिल चुका है उसका भी प्रतिपल धन्यवाद दें। विराट गुरुदेव की ये धन्यवाद आभार प्रार्थना प्रतिपल याद रखें और रोज़ाना मंत्र रूप में उसे गुनगुनाएं। चरम मंगल यूट्यूब पर आपको ये आभार मंत्र गीतिका मिल जाएगी और आप हमसे संपर्क करके ये षटकाय आभार प्रार्थना ले सकते हैं। ऐसे कई अनुभव हम आपको सुना सकते हैं और बता सकते हैं जहाँ मात्र इस एक आभार के मंत्र से हम कहते हैं, हम सभी के प्रति थैंकफुल तो होते ही हैं, मैं तो रोज़ाना सबका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन केवल बोलने से नहीं, अपने भीतर इस आभार के भाव को इस प्रकार बसा लें कि शिकायतों का, अपेक्षाओं का कोई स्थान ही ना रहे। और फिर देखिए कि ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। हर कोई आपकी सफलता की यात्रा में सहयोगी बनने के लिए तैयार होगा। तो सफलता का ये मूल मंत्र अपने जीवन में खोल कर देखें, इस रहस्य को अनावृत करके देखें और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सफलता का ये मंत्र आप सभी को जीवन में सफलता दिलाए, इसी सद्भावना के साथ ओम शांति।